नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। शानदार टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी टॉपिक को हम करने वाले हैं कि इकोलॉजी क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं और उसकी क्या विशेषता होती है। इन सारे टॉपिक को हम फटाफट कवर करेंगे। चलिए, तो पारिस्थितिकी की विचारधारा क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है, इस इकोलॉजी शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, इन सारी चीज़ों के हम बारे में देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास आज जो है लैपटॉप नहीं है, मैं आपके मोबाइल में ही ये देख रहा हूँ कमेंट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अब जो है मूल टॉपिक पर आए हैं। पहले हमने एक भूमिका रखी थी एनवायरनमेंट की, यहाँ पे इकोलॉजी क्या होती है इसके मूल टॉपिक पर हम आए हैं। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हैंग हो गया शायद। हैंग भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तकनीकी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या होती है। अरे यार, ये तो गड़बड़ है फिर। एक सेकेंड। थोड़ा सा वापस ओपन करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। ग्रीक ज्योग्राफर की सीरीज में कहाँ लिखा जाएगा, हिपार्कस को कहाँ लिखा जाएगा? मैं समझा नहीं गणेश। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, पारिस्थितिकी हम पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी में इसकी परिभाषा को देखेंगे हम। हाँ ठीक है, अब चल गया है। यस, पारिस्थितिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोलॉजी, राइट। अब ये जो शब्दावली है पारिस्थितिकी, ये शब्दावली सबसे पहले किसने दी, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। देखो, इकोलॉजी जो शब्दावली है ये किसके द्वारा दी गई है। पहले इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ओइकोज प्लस लोगोज, ओइकोज और ये लोगोज से बना है। लॉजी का मतलब कहीं पर भी लगती है, बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है एक विज्ञान है, उसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना, ठीक है। तो इसका लोगोज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोगोज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अध्ययन करना, ठीक है। इसका अर्थ हो गया अध्ययन करना। ओइकोज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओइकोज का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट होता है, निवास होता है, आवास होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा आज ये, हैबिटेट, या इसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट। हैबिटेट को हम क्या कहते हैं, आवास, या हम कह सकते हैं निवास, ठीक है। इसका मतलब दोनों शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों को का अध्ययन करना, ठीक है। किसके रूप में अध्ययन करना, एक आवास के रूप में, उनके निवास के रूप में अध्ययन करना। ये क्या कहलाता है यहाँ पर, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। या तो ओइकोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। 1869 में इस शब्दावली का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया,
इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग, ये बार बार पूछा जाता है। एक इकोलॉजी 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग, इकोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। और ये जो इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस शब्दावली का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1869 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। राइट, चलिए, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्दावली का प्रयोग किया, इसका मतलब ये एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में, विषय के रूप में क्या हो गया? स्थापित सब्जेक्ट हो गया, स्थापित विषय हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब ये मूल विषय है क्या? ठीक है, इकोलॉजी जो शब्द है, मतलब ये जो अर्नेस्ट हैकल है, चूंकि इकोलॉजी की अवधारणा, ठीक है, कहाँ पर निर्मित होकर, कहाँ से निकल कर आती है? ये जर्मन से निकल कर आती है। ठीक है, ये कौन होते हैं? जर्मन विद्वान होते हैं, जर्मन से निकल कर आती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था, जो कि एक क्या था? जर्मन विद्वान था, और उसके द्वारा 1869 में इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं, तो किसे कहते हैं इकोलॉजी? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पे दो कारक होते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पर दो कारक होता है। एक है जीव, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है उसका भौतिक पर्यावरण। इसको इस रूप में देख सकते हैं। एक तरफ जीव समुदाय, ठीक है, और उसका भौतिक पर्यावरण। राइट, जीव समुदाय और उसका भौतिक पर्यावरण, तो दोनों के बीच में क्या होती है? अंतरक्रिया होती है। एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ अन्य जीव है। क्या है? दूसरी तरफ अन्य जीव है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? अंतरक्रिया होती है। तो इन दोनों के बीच के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन, ठीक है, इनके जटिल अंतर संबंधों का, ठीक है, जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी में किया जाता है। राइट, तो मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब दो कारक है। एक है किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन, और एक जीव और अन्य जीवों के बीच में जो जटिल अंतर संबंध होते हैं, उन सारे अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर इकोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव और किसी स्थान विशेष में जीव या किसी पर्यावरण विशेष में जीव और उसके भौतिक पर्यावरण, और साथ में जीव और उसके अन्य जीवों के साथ जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। राइट, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अगर इसकी परिभाषा लिखें, ठीक है, पूरी इकोलॉजी की परिभाषा जो है इसमें छुपी हुई है, इस कॉन्सेप्ट में छुपी हुई है। जीव और उसका भौतिक पर्यावरण, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में अंतरक्रिया हो रही है। जीव और अन्य जीवों के बीच में जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन। राइट, यही क्या है? यहाँ पर इकोलॉजी है। राइट, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, साइंस है, जिसमें किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जटिल अंतर संबंधों और तथा क्या हो जाएगा? जीव और अन्य जीवों के मध्य, जीव
और अन्य जीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही इकोलॉजी है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। गुड इवनिंग। पोलिबियस के बाद पोसिडोनियस से पहले सुमन पालीवाल, दुर्गा नमस्कार। गणेश, ग्रीक ज्योग्राफर की लिस्ट लिखते हैं, उसमें हिपार्कस को किसके बाद या किसके पहले लिखा जाता है? परीक्षा वाणी में 1866 दे रखा है मालीराम यादव। देखो यहाँ पर जो है 1869 होगा। ठीक है, परीक्षा वाणी में अगर 1866 दे रखा है तो वो गलत है, 1869 होगा। ठीक है, 1869 ही है, चूंकि 1869 जो है 1866 मैंने भी पढ़ा है कई जगह। 1869 परीक्षा वाणी को ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते। 1869 जो है इसमें दे रखा है, अपना ये सविंदर सिंह की किताब है उसमें 1869 दे रखा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, ये गणेश का जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में 1866 है तो मुझे 1866 करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, समेस्टा ने सही याद दिलाया है। अगर एनसीईआरटी में 1866 है तो हमें 1866 करना पड़ेगा। ठीक है, गणेश आपका जो क्वेश्चन है उसका सुमन ने आंसर दे दिया है। ठीक है, पोलिबियस और पोसिडोनियस के बीच में शायद नोट्स में लिखवाया, मैंने करवाया ना पूरा, हिपार्कस जो है उसका पूरा करवाया है, देख लेना एक बार नोट्स में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ठीक है, 1869 जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दोनों ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो 1869 है ये किसके अकॉर्डिंग है? सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग। सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग है। वहीं 1866 है, ये किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बस ये ध्यान में रख लेना। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि अब जो एनसीईआरटी वाला है, मैंने भी बार बार यही पढ़ा था 1866 वाला। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 1869 होगा राम। चलिए कोई बात नहीं, दोनों मैंने बता दिया है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही बता दिया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है? एक जनरल परिभाषा है। ठीक है, अगर हम एक परिभाषा और विशिष्ट व्यक्ति है जो कि जिसका नाम है ओडम, क्या नाम है? ओडम, महान पर्यावरणविद मान सकते हैं, पर्यावरण में इनका बड़ा नाम है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी स्थान विशेष का जो पारिस्थितिकी, मतलब किसी स्थान विशेष के पारिस्थितिक तंत्र, उसकी संरचना और उसके कार्य का अध्ययन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र की, किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। राइट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओडम इकोलॉजी की क्या परिभाषा देता है। इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैविक और अजैविक इकाइयों से बना हुआ एक तंत्र है। उस पूरे तंत्र में क्या कार्य हो रही है, उसकी संरचना क्या है, उसमें जो है मतलब एक मोमेंटम किस प्रकार बना हुआ, उस मोमेंटम का अध्ययन करना। तो घूम फिर के बात वही है कि पारिस्थितिक तंत्र के संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी जैविक और अजैविक घटकों का आपस में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को ही यहाँ पर समझना है। ठीक है, उस रिलेशन को ही यहाँ पर समझना है। तो ये ओडम की परिभाषा भी क्या मानी जाती है? सेम हम इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट। राइट, तो इकोलॉजी ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजी का एक और शब्दावली वर्तमान में यूज ली जा रही है। देखो, इकोलॉजी जो विषय है, मतलब इकोलॉजी क्या एक विषय है जिसको हम ओइकोस और लोगोस के रूप में डिवाइड करते हैं। मतलब किसी स्थान विशेष के आवास या हैबिटेट का अध्ययन। अब आवास में हम किसका अध्ययन करेंगे? कि वहाँ के पर्यावरण का और वहाँ की विशेष प्रजाति का अध्ययन हम करेंगे। तो धीरे धीरे ये जो पारिस्थितिकी है ये इस विषय का विकास हुआ है।
ठीक है। पारिस्थितिकी का जो विकास हुआ वो 4 चरणों में हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, मोटा मोटा बता रहा हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। पारिस्थितिकी का विकास कितने चरणों में हुआ है? 4 चरणों में हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वर्तमान का पारिस्थितिकी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक पारिस्थितिकी या वर्तमान का पारिस्थितिकी, या इसको दूसरा नाम और दिया जाता है एप्लाइड इकोलॉजी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी। ये क्या है? ठीक है, ये चौथा चरण है। स्टार्टिंग में देखो जो डेवलपमेंट हुआ, पहले के 3 चरण हैं, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उससे भी पहले। स्टार्टिंग में केवल ये छोटा सा विज्ञान था जिसमें केवल पादप और जंतु की प्रजातियों का वर्णन किया जाता था। धीरे धीरे इकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो इस इकोलॉजी में डाइवर्सिफिकेशन आया, विविधता आई, तो प्रजातियों के साथ उसका आवास का भी अध्ययन किया जाने लग गया, ठीक है। उसके आवास का निर्माण कैसे होता है, आवास और प्रजाति के बीच में इंटर रिलेशन क्या होता है, धीरे धीरे उसका भी विकास किया जाने लग गया। फिर तीसरा चरण आया तो प्रजाति और प्रजातियों का आनुवंशिक वर्गीकरण होता है, मतलब पूरा उसके आसपास का जो इकोलॉजी है उस पूरी इकोलॉजी का वर्णन किया जाने लग गया। लेकिन आते आते जो वर्तमान की इकोलॉजी है, जिसको हम एप्लाइड इकोलॉजी सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लाइड इकोलॉजी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी या वर्तमान की पारिस्थितिकी या आधुनिक पारिस्थितिकी। ये क्या है? ये जो आधुनिक पारिस्थितिकी है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। वर्तमान की मतलब किस प्रकार पारिस्थितिकी का अध्ययन करके वर्तमान की समस्याओं का समाधान किया जा सके, तब ये विषय क्या बन जाता है, व्यावहारिक बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, एप्लाइड इकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि पारिस्थितिकी का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी में क्या था, ज्योग्राफी में धीरे धीरे एक जो है व्यावहारिक ज्योग्राफी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस चले कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, मतलब उत्तर आधुनिकवाद की बात है, या हम कहें कि मात्रात्मक क्रांति के बाद की बात है कि हम केवल मॉडल बनाने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमें मानव के जीवन की, वर्तमान की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका धीरे धीरे झुकाव व्यावहारिक तरफ से हुआ, तो इसको ही व्यावहारिक ज्योग्राफी कहा गया। व्यवहारवाद आया, मानववाद आया, ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफी आया, कल्याणवाद आया, ये सारे जो है व्यावहारिक ज्योग्राफी के ही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो इकोलॉजी है इसका भी विकास होता है। जो चौथा चरण है 1960 के दशक के बाद का, उसमें ये कहा गया कि इकोलॉजी का अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए कि वर्तमान की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर सकें, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें बड़ी समस्या है प्रजातियों का विलुप्त होना, जिसमें बड़ी समस्या है जैव विविधता का विनाश होना। ये जो सारे कारक है, ये सारे कारकों को प्रकृति के संरक्षण के अकॉर्डिंग डालना, पर्यावरण के प्रबंधन, मैनेजमेंट की दृष्टि से उसको देखना, यही इकोलॉजी है, वर्तमान की इकोलॉजी, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। ये आधुनिक दृष्टिकोण है एप्लाइड ज्योग्राफी का। याद रहेगा या नहीं रहेगा, सिंपल है। तो व्यावहारिक पारिस्थितिकी से हम इसको इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इसमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान, वर्तमान की समस्याओं का समाधान। अब वर्तमान की समस्या क्या है, पर्यावरण की समस्या क्या है, पर्यावरण की समस्या, उसका समाधान करना। उसका समाधान कैसे होगा, पर्यावरण संरक्षण करके, राइट, पर्यावरण संरक्षण करके, पर्यावरण प्रबंधन करके, नए रूल रेगुलेशन बना के, ये सारे कारक होंगे जो प्रदूषण, जैव विविधता विनाश, प्रजातियों का विलोपन आदि समस्याओं का क्या कर पाए, समाधान कर पाए। इसको ही हम क्या कहते हैं, आधुनिक इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के डाटा को ही लर्न करें क्या? हाँ, महज एनसीईआरटी के डाटा आपको लर्न करना ही है, याद करना है, ऑथेंटिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के प्रकार। देखो पारिस्थितिकी जो है कई प्रकार की होती है, इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है प्लांट इकोलॉजी,
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, ये पारिस्थितिकी लिख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाता है, बार बार लिखना। प्लांट इकोलॉजी, दूसरा होगी एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, जंतु पारिस्थितिकी। तीसरा है हैबिटेट इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, हैबिटेट इकोलॉजी को हम क्या कहेंगे हिंदी में, निवासीय या आवास पारिस्थितिकी। हिंदी में इसको कहेंगे निवासीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक है ओट इकोलॉजी, एक है सिन इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में ही नाम ध्यान में रखना है, ओट इकोलॉजी। ठीक है, एक है सिन इकोलॉजी, SYN, सिन इकोलॉजी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, स्व पारिस्थितिकी, और इसको कहते हैं सिन इकोलॉजी को समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, मूल रूप से ये कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार है। राइट, अब हम अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो प्लांट इकोलॉजी में क्या आता है। चूंकि पादप पारिस्थितिकी है तो कोई भी देखो, मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें कि पाइन इकोलॉजी, ओक इकोलॉजी, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द थोड़ा कठिन लिखा जाता है ये हिंदी वाला। पाइन इकोलॉजी, ओक इकोलॉजी, राइट, चीड़ इकोलॉजी, चीड़ इसी को ही कह देंगे वैसे, पाइन, ओक, चेस्टनट। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति है। ठीक है, बोरियल इकोलॉजी कह सकते हैं, बोरियल वन, टेगा इकोलॉजी। राइट, तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जिसमें उस प्रजाति विशेष की प्रजातियों का आनुवंशिक वर्गीकरण देखा जाता है, उसकी विविधता देखी जाती है, उसकी संख्या उस प्रदेश विशेष में क्या है, और उसके एनवायरनमेंट का उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब भौतिक पर्यावरण का उसके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, वो देखा जाता है प्लांट इकोलॉजी में। राइट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्लांट इकोलॉजी के बाद में एनिमल इकोलॉजी है, इसको जंतु या प्राणी पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु या प्राणी पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है एनिमल में, इसमें देखो सिंपल है, एनिमल पारिस्थितिकी नाम आ रहा है तो इसमें बैक्टीरिया इकोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया इकोलॉजी, कवक इकोलॉजी, ये सूक्ष्म जीवाणु हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मत्स्य इकोलॉजी, मत्स्य इकोलॉजी, इसके अलावा XYZ मरीन इकोलॉजी भी कह सकते हैं, जिसमें एनिमल प्लांट आएगा। ठीक है, मरीन इकोलॉजी, इस मरीन हालांकि उसमें हैबिटेट में आ जाएगा। कुल मिला के इसमें जंतु विशेष की प्रजाति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉल्फिन इकोलॉजी, हम ये कह सकते हैं, हालांकि मत्स्य में आ गया डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन के अलावा मगरमच्छ वगैरह कुछ भी ऐसे ले लीजिए। ठीक है, घड़ियाल इकोलॉजी, टाइगर इकोलॉजी। ठीक है, ये कुछ भी आप कह सकते हो, प्रजाति विशेष होना चाहिए। ये जंतु प्रजाति विशेष है, ये पादप प्रजाति विशेष है। ठीक है, उस इकोलॉजी का उसका अध्ययन देखा जाता है, किया जाता है। उसके बाद में ये भी अपने काम का नहीं है, बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है, चूंकि ये प्रजाति विशेष नहीं है, ये प्रजातियों के समुदाय विशेष है। कि हैबिटेट का मतलब निवासीय इकोलॉजी। ठीक है, हैबिटेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मरुस्थल इकोलॉजी। ठीक है, मरुस्थल इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा घास पारिस्थितिकी, इसके अलावा मरीन, मतलब मरीन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सागरीय पारिस्थितिकी। इसके अलावा ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख क्या होता है, एस्चुराइन। ठीक है, एस्चुरिन इकोलॉजी, मतलब एस्चुरी जो होती है जहाँ पर नदी और डायरेक्ट जाके समुद्र में मिलती है, डेल्टा नहीं बनाती, उसको हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख
इकोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं एस्चुराइन इकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके की इकोलॉजी इसमें लाभ ले सकते हो। मरुस्थल हो गया, घास हो गया, मरीन हो गया, जवार नदमुख हो गया, वेट इकोलॉजी कह सकते हो आप, वेटलैंड इकोलॉजी या दलदल इकोलॉजी। ठीक है, दलदल इकोलॉजी, कुछ भी आप और ले सकते हो, बायोम इकोलॉजी, बायोम बहुत बड़ा तंत्र है इकोलॉजी का, आदि आदि। ठीक है, मरुस्थल, घास, मरीन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जो प्रजातियों को जिसमें पादप और जंतु दोनों होते हैं उसको ये आवास प्रदान करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हैबिटेट इकोलॉजी या निवासी क्षेत्र इकोलॉजी इसको कहा जाता है। सिंपल है। अब ये दोनों जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओट इकोलॉजी क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है, इसको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम वापस देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सिंपल ही है बहुत, ओट, कई बार इसको ओटो भी लिखा जाता है, ओट इकोलॉजी, इसको क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, राइट। ये स्व पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। क्यों हो जाता है कि दो चीजें हैं इसमें। देखो, स्व पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया कि किसी स्थान विशेष में किसी एकाकी प्रजाति का अध्ययन करना। स्व का मतलब है किसी स्थान विशेष में, जैसे स्थान विशेष पारितंत्र हो गया हमारा, ये मान लीजिए गंगा नदी तंत्र हो गया। अब गंगा नदी तंत्र के अंदर हम केवल डॉल्फिन का अध्ययन कर रहे हैं, राइट, केवल डॉल्फिन का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ओट इकोलॉजी होता है, स्व पारिस्थितिकी होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्व पारिस्थितिकी में, ओट इकोलॉजी में, ये किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष में किसी एकाकी प्रजाति का अध्ययन करना। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एकाकी प्रजाति और उसके आसपास के वातावरण के साथ जो जटिल अंतर संबंध है, केवल उसी का अध्ययन किया जाता है कि गंगा नदी तंत्र के अंदर किस प्रकार डॉल्फिन का विकास होता है, उस पानी से वो किस प्रकार प्रभावित हो रही है। वर्तमान में बहुत बड़े लेवल पर गंगा में क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, यमुना में पोल्यूशन हो रहा है, तो वो किस प्रकार उस पोल्यूशन से प्रभावित हो रही है। इन सारे कारकों का अध्ययन क्या किया जाता है, एकाकी प्रजाति के रूप में किया जाता है या ओट इकोलॉजी के रूप में किया जाता है। तो ओट इकोलॉजी की अध्ययन की जो इकाई होती है वो सिंगल स्पेसीज होती है, एकाकी प्रजाति होती है, राइट। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सिन इकोलॉजी। ठीक है, तो ओट इकोलॉजी को हम क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। और किन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, इकोलॉजी के पैरेलल और किन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, एएम सर। देखो, इकोलॉजी के पैरेलल जो है, वैसे इकोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग नाम भी दिया है। ठीक है, तो वो जनरली पूछा नहीं जाता है, उसको हमें देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो जनरली पूछा भी नहीं जाता है और देखने की उसको आवश्यकता नहीं है, एएम सर। ठीक है, तो वो ये है कि अलग अलग जैसे विद्वान है वो बहुत अधिक, हम केवल इकोलॉजी का ही अध्ययन कर रहे हैं, हमारा पूरा विषय इकोलॉजी होता है। ठीक है, पर्यावरण हो या पर्यावरणीय एनवायरमेंटल साइंस होता है तो पढ़ा जाता है। उनका नाम है, जैसे ओडम ने भी इसको अलग नाम दिया है, ओडम के अलावा एक दो और नाम है। ठीक है, वो बहुत जटिल है और नाम अपने काम के पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी नोट्स में नहीं है, इसके नोट्स में दे दूंगा महेश। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर देखो, स्व पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया, किसी स्थान विशेष में क्या किया जाता है, किसी स्थान विशेष में एकाकी प्रजाति का उसकी भौतिक पर्यावरण, एकाकी प्रजाति का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है, ओट इकोलॉजी है। ठीक है, अध्ययन करना ओट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, राइट। चलिए उसके बाद में देखो, यहाँ पर अंतर संबंधों का अध्ययन करना ओट इकोलॉजी कहलाता है।
और ये ओट इकोलॉजी में क्या होता है, स्व पारिस्थितिकी में अध्ययन की मूलभूत इकाई, अध्ययन की मूलभूत इकाई क्या होती है, एकाकी प्रजाति होती है। एकाकी प्रजाति होती है, जैसे गंगा नदी तंत्र में क्या कर रहे हैं हम, डॉल्फिन का अध्ययन, राइट। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, असम में वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडे का अध्ययन, वन हॉर्न राइनो का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो भी ये क्या आ जाएगा, एकाकी या स्व ओट इकोलॉजी में आ जाएगा, स्व पारिस्थितिकी में आ जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि प्रजाति विशेष के व्यवहार का अध्ययन, क्या किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, राइट। इसके साथ आनुवांशिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिक संरचना का अध्ययन भी इसमें और इकोलॉजी में किया जाता है। कुल मिला के पूरे डीएनए एनालिसिस होता है उस प्रजाति विशेष का, कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, उसका प्रजनन काल क्या होता है, उसका कौन सा वातावरण उसके लिए सूटेबल है, कौन सा वातावरण उसके लिए सूटेबल नहीं है, वर्तमान के कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, अगर उसका विनाश हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, उसकी आनुवंशिक विविधता कैसी होती है, कितनी पाई जाती है, और इसको किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है। ये सारी घटनाक्रम एक प्रजाति विशेष के बारे में ओट इकोलॉजी कहलाता है। इस सारे घटनाक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पर ओट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सिस्टम अलग अलग है, बिल्कुल सुमन दोनों अलग अलग है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ओट इकोलॉजी ये हो गया। अब अगला है सिन इकोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सिन इकोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। अब इसमें क्या होगा, सिंपल है, आप समझ के जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें ये होता है किसी आवास विशेष में पाए जाने वाले समस्त जैविक समुदाय का क्या किया जाता है, समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन किया जाता है। समस्त जैविक समुदाय की अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राइट, इसी को क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। अध्ययन करना समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। अब इसमें अध्ययन की मूलभूत इकाई क्या होती है, अध्ययन की मूलभूत इकाई समस्त जैविक समुदाय होता है। क्या होता है, समस्त जैविक समुदाय होता है इसमें। राइट, पूरा जैविक समुदाय उसका अध्ययन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक वृहद संकल्पना है, यह एक वृहद संकल्पना है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है
जिसका दायरा बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, इकोलॉजी है, ठीक है, और ये एक इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। अब इस पारिस्थितिकी में क्या किया जा रहा है, मान लीजिए इतने सारे जीव हैं, इस कलर का भी है, ठीक है, ये मान लीजिए इस प्रकार का भी एक जीव है, ये पूरी पारिस्थितिकी है, और उसके बीच में ये कुछ कुछ विशेष प्रजाति है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सिंपल है कि ये जो पारिस्थितिकी है, मतलब ये जो विशेष प्रजाति है, एकाकी प्रजाति है, इस एकाकी प्रजाति का अध्ययन, एकाकी प्रजाति का अध्ययन, ये क्या है, ये यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, स्वयं पारिस्थितिकी, इसको हम क्या कहेंगे, ओट इकोलॉजी, राइट। जबकि इसमें क्या किया जाएगा, होल का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारी तरीके की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, डाइवर्सिटी है, आप समझ गए होंगे। इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो ये स्थान विशेष है, इसमें क्या किया जाएगा, इन सारी प्रजातियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन, समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन। तो ये संकल्पना थोड़ी वृद्ध हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इसमें जो इंटर रिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, वो अत्यधिक जटिल होते हैं। इसमें अंतर संबंध इतने अधिक जटिल नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, अंतर संबंध अत्यधिक जटिल होते हैं। अत्यधिक जटिल होते हैं, तो इसका अध्ययन करना भी भारी होता है, राइट। इसका अध्ययन करना भारी होता है, इसका अध्ययन करना आसान होता है। ये सीमित संकल्पना है, ये वृहद संकल्पना है, बड़ी संकल्पना है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। इकोलॉजी है ही नहीं नोट्स में, मैं नोट्स दे दूंगा इसको, ठीक है। ये आपके वैसे डायरेक्ट टॉपिक में भी शायद नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है ये, ओट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी वगैरह, ठीक है, ये दे देंगे आपको। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, समुदाय पारिस्थितिकी का है। तो समुदाय पारिस्थितिकी का, अब आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी का एग्जाम्पल हो जाएगा जनसंख्या पारिस्थितिकी। जैसे उसका एग्जाम्पल देखा ना, डॉल्फिन आदि आदि, तो इसमें जनसंख्या पारिस्थितिकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बायोम पारिस्थितिकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये बड़े जो ब्रॉड संकल्पना है वो सारे इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में आगे लिखें, यहां पे लिख देते हैं, जैसे जनसंख्या पारिस्थितिकी, बायोम, इकोलॉजी, राइट। और क्या आ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये तीनों एग्जाम्पल किसको दिखाते हैं, विशेष प्रकार के जैविक समुदाय को दिखाते हैं। किस प्रकार के, किसको दिखाते हैं, विशेष प्रकार के। ओट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी का ऑपोजिट है क्या, बिल्कुल। ओट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी ऑपोजिट है, मतलब एक प्रजाति विशेष को दिखा रहा है, ये पूरे समुदाय को ले रहा है, पूरे जैविक समुदाय को साथ में लेकर ये इसका अध्ययन कर रहा है, राइट। आगे बढ़े, सिंपल है। तो दोनों को विपरीत रूप से देख सकते हैं। छोटी संकल्पना है, वृहद संकल्पना है, अत्यधिक जटिल है, और ये थोड़ी आसान है, ठीक है। इसमें विशेषीकरण होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। विशेषीकरण क्या है, विशेषीकरण प्रजाति विशेष है, ठीक है। इसमें विशेषीकरण नहीं है, समुदाय या जैविक समुदाय विशेष पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसके क्या हो गए,
पूरे प्रकार हो गए, राइट। इसको थोड़ा सा अगर पीपीटी में देखें तो भी आप देख सकते हो फटाफट। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, अभी देखेंगे इसको बाद में। यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है पारिस्थितिक निश्च। क्या है? पारिस्थितिक निश्च, जिसको हम निकेत भी कहते हैं, इकोलॉजिकल निकेत इंग्लिश में NICH कहते हैं, कहीं नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, वो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल निश्च। इंग्लिश में याद रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, इकोलॉजिकल निश्च, ये इसको कहा जाता है, नीचे भी कहा जाता है, या इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? पारिस्थितिक निकेत। अब देखो पारिस्थितिक निकेत क्या होता है। 1817 या 1917 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, अभी देखेंगे हम। इस शब्दावली का जो प्रयोग किया था सबसे पहले जे ग्रिनेल ने किया था। किसने किया था इस शब्दावली का प्रयोग? किसने किया था? ग्रिनेल ने किया था। शायद 1917 ही होना चाहिए, अभी देखेंगे, आप चेक कर लेना, शायद 1917 होना चाहिए, या 1817 या 1917 है। अब इकोलॉजिकल निश्च होता क्या है? सिंपल बात है, देखो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, उस पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जंतु होता है, प्राणी होता है, चाहे मानव ही क्यों ना हो, वो अपने एक विशेष आवरण में वो क्या करता है? अपने क्रिया करता है, अपना आहार करता है, अपना प्रजनन करता है, अपनी संतानोत्पत्ति करता है और विचरण करता है। तो उसका क्या हो गया? वो एक ओरा हो गया है, मतलब उसका वो एक जो है पूरा हम कहेंगे खुद का एक पर्यावरण हो गया है। तो एक प्रजाति विशेष का पर्यावरण ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक निकेत कहलाता है। समझे या नहीं समझे? एक पर्यावरण विशेष का, एक प्रजाति विशेष का पर्यावरण ही पारिस्थितिक निकेत कहलाता है। इसको और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ सिंपल भाषा में, कि जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी आपका जो है, आप बाहर रूम लेकर रह रहे हैं, तो वो आपका एक रूम है। उस रूम से आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से वापस आकर रूम में जो है खाना वाना बना के वापस सो जाते हैं। तो ये आपका अपना एक विशेष पर्यावरण है, अपना एक विशेष का आवास है, ठीक है। इस निकेत में ही आप जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है पारिस्थितिक दशाएं यहाँ आपके लिए अनुकूल है। यही आपका क्या है? निकेत है, ठीक है। ये आपका एक एक्टिविटी का क्षेत्र है, ये आपका नॉलेज का क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे ही विशेष पारिस्थितिक तंत्र में या किसी स्थान विशेष में कई निकेत होते हैं जो प्रजाति विशेष होते हैं। तो प्रत्येक प्रजाति विशेष का अपना एक निकेत होता है, एक दो प्रजातियों का एक निकेत नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब प्रजाति विशेष का अपना विशेष निकेत होता है और उस निकेत के अकॉर्डिंग ही वो क्या है? अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने अधिक निकेत होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि पारिस्थितिक निकेत का मतलब एक आवास है, ठीक है। सिंपल भाषा में पारिस्थितिक निकेत का मतलब है एक ऐसा आवास जिसमें खास प्रजाति रहती है, कोई स्पेशल प्रजाति, कोई प्रजाति विशेष उसमें निवास करती है, वो उसका अपना एक निकेत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज देख, एक छोटे जंगल की बात करते हैं, एक छोटा सा जंगल है, ठीक है। उस जंगल में हाथी भी है, ठीक है। उस जंगल में एक चिड़िया भी है, उस जंगल में एक छोटा चूहा भी है। तो उसी जंगल में, उसी विशेष पर्यावरण में उस चूहे का निकेत अलग है, उस हाथी का निकेत अलग है, उस चिड़िया का निकेत अलग है, ठीक है। अब उस विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जितने अधिक निकेत होंगे, वो पारिस्थितिक तंत्र, वो इकोलॉजिकल सिस्टम उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, वो उतना ही उसमें अधिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी, उसका विस्तार उतना ही अधिक होगा। और जितनी बड़ी प्रजाति होती है या जितनी प्रभावी प्रजाति होती है, जैसे शेर किसी जंगल विशेष में, पर्यावरण विशेष में बहुत अधिक प्रभावी होता है, तो उसका जो है इकोलॉजिकल निकेत सबसे बड़ा माना जाता है या बड़ा होता है। जो छोटी जातियां होती है, छोटी प्रजातियां होता है, जो कम प्रभावी होती है, उनका इकोलॉजिकल निकेत भी क्या होता है? छोटा होता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, पूरी पारिस्थितिक तंत्र की विविधता किसके ऊपर निर्भर करती है? नंबर ऑफ इकोलॉजिकल निकेत, ठीक है, नंबर ऑफ इकोलॉजिकल निश्च, ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करती है। जितना इकोलॉजिकल आवास होंगे या इकोलॉजिकल निकेत होंगे, उतनी ही अधिक वहाँ पर क्या पाई जाएगी? डाइवर्सिटी पाई जाएगी, उतनी ही उसकी स्थिरता पाई जाएगी, क्योंकि जितने अधिक निकेत होंगे उतने ही खाद्य जाल
जो खाद्य जाल होता है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जीव जंतु, और जो खाद्य श्रृंखला बनती है वो उतनी ही लंबी होती जाती है और उतना ही वो पारिस्थितिक तंत्र अधिक मजबूत संगठित होता जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में निकेत कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट निश्चय समान है क्या? देखो, हैबिटेट और निश्चय समान नहीं है। एक हैबिटेट जो है आवास को हम निकेत कह सकते हैं, लेकिन निकेत को आवास नहीं कह सकते प्रॉपर रूप से। मतलब इसको इस प्रकार समझे, निकेत जो होता है प्रजाति विशेष होता है। ठीक है, आवास तो सभी के लिए आवास हो गया कि एक जंगल है उसमें शेर भी अपने मतलब शेर का भी आवास है और चिड़िया का भी आवास है, चूहे का भी आवास है, एक सांप है उसका भी आवास है। लेकिन उस आवास विशेष में छोटे छोटे आवास और है। अगर सिंपल बात कहें कि अपना एक बड़ा घर होता है, उस बड़े घर में पूरा परिवार रहता है, लेकिन बच्चों का रूम अलग होता है। ठीक है, एक जो है माता पिता का रूम अलग होता है, दादा दादी का रूम अलग होता है, किचन अलग होता है। तो इस प्रकार ऐसे ही एक विशेष पर्यावरण एक विशेष पर्यावरण में कुछ खास प्रजातियों का खास निकेत होता है। उसी में ही वो जीवित रह सकती है, उसी में ही उनके जीवन के अनुकूल दशाएं होती है। पूरा बड़ा जंगल है, बड़े जंगल से शाम को कुछ नहीं लेना देना है। उस बड़े जंगल में शाम को अपना एक बिल चाहिए, उस बिल में वो निवास करेगा। ठीक है, अब बाहरी जो आवरण है उससे उसको लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के बड़े पर्यावरण में कुछ खास क्षेत्र होते हैं या खास आवास होते हैं जो उस खास प्रजाति के लिए अनुकूल होते हैं। वही क्या है, पारिस्थितिकीय निकेत है। ठीक है, ये ग्रिनेल ने शब्दावली का इस शब्दावली का प्रयोग किया था। 1917 ही है। AM सर, ओके, थैंक यू। चलिए, तो 1917 में ही ये शब्दावली का प्रयोग किया था। इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये पारिस्थितिक निकेत है। तो हम इसको सीधा देखते हैं, इसकी और विविधता वगैरह इसमें और चीज़ों को हम देखते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, और इकोलॉजी सिन इकोलॉजी वगैरह सब हो गया था। सीधा आते हैं, इसको हिंदी में पारिस्थितिकीय कर्मता भी कहते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय कर्मता भी कहते हैं, इकोलॉजिकल निश्चय कहते हैं। ठीक है, जे ग्रिनेल ने 1917 में दिया था, बिल्कुल ठीक है। इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जे ग्रिनेल 1917 में किया था। इसका विकास एवं संवर्धन, मतलब शब्दावली इसने दी है, इसका संवर्धन और विकास किसने किया है, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में किया था। ठीक है, चार्ल्स एल्टन के द्वारा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो ग्रिनेल शब्दावली है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के, देखो, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियां होती है और प्रत्येक प्रजाति आहार प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके के रूप में सक्रिय रहती है। सांप अपने तरीके से भोजन को प्राप्त करता है, चूहा अपने तरीके से भोजन को प्राप्त करता है, और लोयन शेर अपने तरीके से भोजन को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रजाति किसी खास स्थान में ही निवास करती है। वही बात है कि उस पूरे पर्यावरण में, इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्रजाति किसी खास स्थान में ही निवास करती है। इस तरह के स्थान को जिसमें किसी खास प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है या आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं या उसके पारिस्थितिकीय कर्मता कहते हैं। सिंपल वही बात है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल समझ में आ गया होगा। किसी खास निश्चय की प्रजाति, नीचे का मतलब है ये निश्चय है, कर्मता है। ठीक है, NICHE है। किसी खास निश्चय की प्रजाति दूसरे निश्चय में नहीं पनप सकती। मतलब मैंने कहा ना, अपना एक खास होता है, एक खास प्रजाति का निश्चय अपना होता है। उस खास प्रजाति के निश्चय में कोई दूसरी प्रजाति नहीं आ सकती है। अगर दूसरी प्रजाति आएगी या तो वो विलुप्त हो जाएगी, या वो माइग्रेट कर जाएगी, या उसको अपना शारीरिकल फिजियोलॉजिकल उसको शारीरिक संरचना में चेंजेज करना पड़ेगा। राइट, अपने आप की संरचना में चेंजेज करना पड़ेगा, तो ही वो सस्टेन कर पाएगी, अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़े। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि किसी खास निश्चय की प्रजाति दूसरे निश्चय में नहीं पनप सकती है या नहीं पनप पाती है। किसी खास पारिस्थितिक तंत्र में कई निश्चय होते हैं। मतलब कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें कई प्रकार के निश्चय होते हैं। हर प्रजाति का अपना निश्चय होता है, इसलिए पारिस्थितिक निश्चय की किसी खास प्रजाति का उसके पर्यावरण में कार्य की भूमिका, फंक्शनल रोल तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक पर्यावरण है। ठीक है, ये एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर एक खास प्रजाति है, XYZ हम मान लेते हैं, ये X है। तो ये X प्रजाति इस पर्यावरण में ऐसे ऐसे निवास करती है। ये इसका क्या है, इसका एक निश्चय है। ठीक है, तो इस पूरे खास पारिस्थितिक तंत्र में इस X प्रजाति का क्या रोल है, ये फंक्शनल कैसे है। ठीक है, जैसे सांप का क्या रोल है, शेर का क्या रोल है, हिरण का क्या रोल है, हाथी का क्या रोल है।
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है उस पर्यावरण में, जो कि पूरा सफाई करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का। तो ऐसे ही इस खास जो निश्चय होता है वो क्या दिखाता है, उस प्रजाति विशेष का फंक्शनल रोल दिखाता है कि उसका क्या कार्य होगा और उसकी पोजीशन कहाँ होगी, कि सांप की पोजीशन क्या होगी, शेर की पोजीशन क्या होगी, हिरण की पोजीशन क्या होगी और उसके नीचे घास की पोजीशन क्या होगी। तो ये उस खास प्रजाति में कुछ खास पारिस्थितिक तंत्र में उसके रोल को और उसकी पोजीशन को दिखाता है पारिस्थितिक निश्चय। ठीक है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीके और समय तथा उसके अन्य प्रजातियों के साथ अंतर क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन की प्रकृति, कैसे संसाधन वो यूज कर रहे हैं, चूंकि उस निश्चय जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि उस खास प्रजाति का निश्चय क्या है, तो उस निश्चय के दौरान हमें पता चलता है कि वो कैसे संसाधन की उसको आवश्यकता है, कैसे संसाधनों का वो प्रयोग कर रही है। ठीक है, कोई खास प्रजाति, और उसका समय तरीका क्या है, उसके प्रजाति या अन्य प्रजातियों के साथ वो किस प्रकार इंटरेक्शन कर रही है। ठीक है, उस प्रजाति का हम अध्ययन इसमें करते हैं। दो प्रजातियों का एक ही निश्चय में निवास नहीं कर सकती है या निवास नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का मतलब होता है कि एक ही निश्चय है, उस एक ही निश्चय में दो प्रजातियां आ गई है, तो दोनों प्रजातियों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन में क्या होगा, एक को हारना पड़ेगा, एक प्रजाति का अस्तित्व या तो समाप्त होगा या वो माइग्रेट करके बाहर चली जाएगी, या फिर दूसरी प्रजाति जो कि प्रभावी है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। राइट, तो ये इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन कब कार्य करता है, जब एक ही निश्चय में दो प्रजातियां होती है, दोनों में जो प्रभावी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत लगता है, तो वही क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। इस नियम के अनुसार दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिक निश्चय का उपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो प्रभावी होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक निश्चय में एक प्रजाति ही सर्वाइव कर पाएगी। या तो एक प्रजाति दूसरे नए पारिस्थितिक तंत्र में निश्चय में प्रवास कर जाती है, मतलब या तो माइग्रेट कर जाती है, या वे प्रजाति क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर लेती है, अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिक निकेत की विविधता पर निर्भर करता है, इसको मैं बता चुका हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी से फूड वेब एंड फूड चेन बड़ा होता है। जितना फूड वेब एंड फूड चेन बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, स्थिर होता है। पारिस्थितिकी निश्चय की विविधता जितनी अधिक होगी, देखो इकोलॉजिकल निश्चय की विविधता जितना अधिक निश्चय होंगे, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में 5 निश्चय है, ठीक है, और एक पारिस्थितिक तंत्र में 50 निश्चय है। ठीक है, तो ये जो 50 वाला है ये अधिक संगठित होगा, अधिक मजबूत होगा, अधिक स्थिर होगा, और इसको विनाश के ये कम निकट होगा। ये जो 5 वाला ये कभी भी क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मार्ग, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह मार्ग किसके माध्यम से होता है, फूड वेब एंड फूड चेन के माध्यम से, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। अर्थात आहार श्रृंखला अधिक लंबी होगी और प्रजातियों की संख्या में कम से कम उतार चढ़ाव आएगा। बस यही क्या है, इकोलॉजिकल निश्चय है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके सिद्धांत भी है, इसके कुछ और चीज़ें भी है, लेकिन मूल थ्योरी क्या है ये आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्सेप्ट वाला शानदार क्वेश्चन बनता है, फैक्ट का बनता है कि किसने दिया है, कब दिया है, ग्रिनेल ने 1917 में दिया है। राइट, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे देखो 2 शब्दावली का और प्रयोग होता है, ये इसको हमने देख लिया है। किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के निश्चय की प्रजातियों की संख्या उसमें उपलब्ध संसाधनों के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जितना समृद्ध देखो जितना समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र होगा, एक तो मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, एक अमेजन जंगल का पारिस्थितिक तंत्र है, तो संसाधन ज्यादा कहाँ है, मरुस्थल में है या अमेजन में है, तो अमेजन में ज्यादा संसाधन है, तो इसका इकोलॉजिकल निश्चय यहाँ पर ज्यादा होंगे। मतलब यहाँ पे सैकड़ों की, हजारों की संख्या में इकोलॉजिकल निश्चय होंगे, यहाँ कुछ ही होंगे, 5, 10, 15, 20, 50 बस। ठीक है, तो निश्चय यहाँ कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर संसाधन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसी की बात की गई है। कर्म प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियां का पारिस्थितिक निश्चय अधिक विस्तृत होता है। राइट, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, एक थीम, बस एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बनाना है। अब यहाँ पर देखो 2 शब्दावली का और प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे बता देता हूँ। एक शब्दावली है
इसको कहते हैं डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी, हिंदी में कहते हैं गहन पारिस्थितिकी, राइट। डीप इकोलॉजी, ठीक है। एक शब्दावली आती है सेलो इकोलॉजी, इसको हम क्या कहेंगे? सेलो को हिंदी में सतही पारिस्थितिकी, सतही पारिस्थितिकी, या इसको हम क्या कहेंगे? सेलो इकोलॉजी, राइट। अब दोनों क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको माइंड में बनाना, बस पहले समझा देता हूं। देखो, एक है डीप इकोलॉजी, ये दोनों आंदोलन है, ये दोनों विचारधारा है। किसकी? इकोलॉजी की विचारधारा है, पारिस्थितिकी की विचारधारा है कि किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए पारिस्थितिकी के प्रति या पर्यावरण के प्रति, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब सबसे पहले जो है डीप इकोलॉजी है, ये जो पारिस्थितिकी की विचारधारा है, डीप इकोलॉजी की विचारधारा, ये प्रकृति केंद्रित है, ठीक है, नेचर सेंट्रिक है, ठीक है, प्रकृति केंद्रित है। इसका मतलब ये कहती है मनुष्य, जंतु, पादप सब इक्वल है, सब बराबर है, मतलब प्रकृति के लिए सभी समान हैं। मनुष्य ना तो प्रकृति से बड़ा है ना ही छोटा है, मतलब सब इक्वल है। मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नेचुरली रूप से करने की कोशिश की जाती है कि जो हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं वो हमें नेचुरली रूप से करना चाहिए। ये एक प्रकार का मूवमेंट है, आंदोलन है, एक रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट है। रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब है एक उग्रवादी पर्यावरणीय आंदोलन है। उग्रवादी पर्यावरणीय आंदोलन कहता है प्रकृति जैसी है उसको उसी रूप में उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि मानव जो है प्रकृति का एक छोटा सूक्ष्म जीव है, वो संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं कर सकता है, ना ही अत्यधिक अपनी आबादी बढ़ा सकता है। चूंकि ऐसा अगर वो कर रहा है तो ये प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, ठीक है, मानव को द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो डीप इकोलॉजी में प्रकृति पर अधिक फोकस किया गया है, सभी को इक्वल मानकर किया गया है, ठीक है। मानव कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मानव कोई जो है अपने आप में बड़ा प्राणी नहीं है, वो बाकी जंतुओं के समान ही है, बाकी प्राणियों के समान ही है। प्रकृति के सामने किसी का कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए प्रकृति को प्राकृतिक दृष्टिकोण से या रेडिकल अप्रोच से उसका क्या किया जाना चाहिए? कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाना चाहिए, राइट। यही कॉन्सेप्ट या यही मूवमेंट या यही विचारधारा क्या है? डीप इकोलॉजी है। गहनता के साथ, मतलब नाम क्या आ रहा है? गहनता के साथ, गहराई के साथ, मतलब हमें जो अपना स्वार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन की सफाई कर रहे हैं या हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, मानव का भला हो जाए, तो हम अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं। तो ये जो है इकोलॉजी, मतलब ये डीप इकोलॉजी नहीं है। डीप इकोलॉजी का मतलब है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप इसका प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जैसे मान लो हम जो है जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम हिमालय में जाकर उसके पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं प्रकृति के लिए, ताकि हिमालय बचा रहे, ठीक है, प्रकृति अपना संरक्षण कर सके। तो ये जो सोच है, अपने को बाहर निकाल के, अपने को सूक्ष्म मान के, प्रकृति का एक धूल की मिट्टी के कण के बराबर अपने को मान के जो हमारी विचारधारा है कि फिर प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये ही क्या है? प्रकृति केंद्रित डीप इकोलॉजी है, या इसको रेडिकल एनवायरमेंट मूवमेंट कहा जाता है, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पेशल लाइफस्टाइल ऑफ स्पेसीज, ठीक है। इधर आते हैं, हाँ, ये जो शब्दावली है अर्निस्ट नीस के द्वारा प्रयोग की गई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एम सर ने कहा है अर्निस्ट नीस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। ये जो है सतही पारिस्थितिकी सेलो इकोलॉजी, ये क्या है? ये ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। इसमें कहा जाता है कि प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति को बचाओ, चूंकि प्रकृति को नहीं बचाए तो मानव खुद समाप्त हो जाएगा। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम क्या बना रहे हैं? अभ्यारण्य बना रहे हैं, हम जो है जू पार्क बना रहे हैं, हम जो है इस टाइप के अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि मानव का एंटरटेनमेंट होता रहे, मानव का संरक्षण होता रहे,
इसलिए प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। सिंपल, बस इतना ही जो है अप्रोच है। तो ये छिछली है, ये सतही विचारधारा है, ये छोटी सोच वाली विचारधारा है, ये बड़ी सोच की विचारधारा है। इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये जो विचारधारा कहती है मानव सर्वशक्तिमान है या मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव बुद्धिजीवी है, इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए मानव के लिए प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए ताकि मानव बीमार नहीं पड़े। राइट। तो ये जो अप्रोच है, इसमें प्रकृति के प्रति हमारी जो है आस्था नहीं है, हमारे प्रति आस्था या मानव प्रजाति के प्रति हमारी आस्था, ताकि मानव प्रजाति को कोई नुकसान नहीं हो, मानव प्रजाति का अस्तित्व बना रहे, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्रकृति का अस्तित्व बने रहे या प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना है। ये दोनों विचारधाराओं में इस प्रकार का क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, बस यही क्या है, ये सतही है, ये छोटी सोच है, केवल एक प्रजाति, इतनी सारी प्रजातियां हैं, केवल एक प्रजाति की बात करता है, और ये पूरे प्रकृति का, ये होल का, सबका सोचता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमें राष्ट्रवाद है, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रवाद की बात करते हैं कि खुद का मत सोचो, छोटा मत सोचो, अपने क्षेत्र अपने राष्ट्र के बारे में मत सोचो, पूरी पृथ्वी की जगत के बारे में सोचो कि पूरे जगत का भला हो। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, ठीक है, वो क्या है, वो ही बड़ी विचारधारा है। तो इस टाइप में दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। राइट। तो इन दोनों में जो है लिखने की मुझे लगता है नहीं आवश्यकता है, मैं पूरा समझा दिया, फिर भी लिख देता हूं। ये क्या है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, ये क्या है, मानव केंद्रित विचारधारा है। राइट, ह्यूमन सेंट्रिक विचारधारा है। इसमें क्या किया जाता है, मानव को अन्य प्राणियों के समान माना गया है। ठीक है, इसमें क्या है, मानव को अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यह है पर्यावरण संरक्षण का क्रांतिक आंदोलन है। क्या है, पर्यावरण संरक्षण का रेडिकल मूवमेंट है, क्रांतिक आंदोलन है। ठीक है, जबकि ये क्या है, जबकि इसमें पर्यावरण संरक्षण मानव के सुविधाओं के लिए है। मानव पर्यावरण संरक्षण मानव के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए, हम कह सकते हैं मानव के अस्तित्व के लिए है। इसमें समस्त प्रकृति का समानता के साथ, या हम कह सकते हैं निस्वार्थ के साथ संरक्षण किया जाता है। राइट। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण केवल मानव के मनोरंजन आदि सुविधाओं के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, सुविधाओं के लिए
किया जाता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि वृहद दृष्टिकोण है या होलिस्टिक, या हम कह सकते हैं बड़ा दृष्टिकोण है। ठीक है, यह है वृहद विचारधारा है, जिसमें सभी प्राणियों के बारे में सोचा जाता है या संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जबकि ये क्या है, यह है संकीर्ण विचारधारा है, जिसमें केवल मानव सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। राइट, ये अंतर है। इसमें भी संरक्षण किया जाता है, इसमें भी जो है यहाँ वाली सारी गतिविधि इसमें भी की जाती है, लेकिन इसमें केवल कि जो मानव के लिए सुख सुविधाओं का विस्तार कर सके, जो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, उसका संरक्षण करो बस। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, प्रकृति जाए भाड़ में। ठीक है, ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है। इधर क्या है, ये बहुत बड़ी विचारधारा है, ये होलिस्टिक है। ठीक है, ये एकदम जो है ना एक संत होता है जो सबकी सुविधा मतलब सबके कल्याण की बात करता है। यहाँ पर सर्व कल्याण है, यहाँ पर निज कल्याण है। ठीक है, केवल मानव कल्याण है। ये बड़ा अंतर पाया जाता है। इसको देखते हैं और देखो डीप इकोलॉजी और इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको और डिटेल से हम देखते हैं। देखो, गहन पारिस्थितिकी पर्यावरणवाद से संबंधित विचारधारा है, पर्यावरणवाद। ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म, जहाँ पर ISM आता है, लिज्म आता है, तो वो एक वाद बन जाता है, एक विचारधारा बन जाती है, जिसमें फिलोसॉफी काम आती है। तो यहाँ की जो फिलोसॉफी है, एक नेचर सेंट्रिक है, एक ह्यूमन सेंट्रिक है। राइट, ये बड़ा अंतर पाया जाता है। तो गहन पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित विचारधारा है, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी संकल्पना है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक उपायों पर जोर देती है। क्रांतिक उपायों का जोर का मतलब है मानव की जनसंख्या कम की जानी चाहिए। राइट, जो प्रकृति का नुकसान कर रही है, मानव के द्वारा किया गया विदोहन, संसाधनों का शोषण को कम किया जाना चाहिए बहुत तेजी से। सॉरी, गहन पारिस्थितिकी मानव को अन्य प्रजातियों जैसे पौधों और जंतुओं की से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती है। मतलब मानव को अन्य प्रजातियों से महत्वपूर्ण नहीं मानती है। पौधे, जंतु और मानव आर इक्वल, सब सेम हैं। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी के अंतर्गत पृथ्वी पर सभी प्रजातियां, चाहे मानव हो या जंतु हो, पौधे हो, को बराबर महत्व देती है, सबका समान महत्व देती है। वास्तव में गहन पारिस्थितिकी यह मानती है कि प्रकृति तथा मनुष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति और मनुष्य एक ही सिक्के के दो पहलू, इसलिए ना तो इसमें कोई सर्वश्रेष्ठ है, ना ही सबसे अधिक उपयोगी है। गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है। नॉर्वे के एक्टिविस्ट है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, दार्शनिक फिलोसोफर है अर्निस्ट नीस, या इसको नेस कहते हैं। अर्निस्ट नेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1972 में। बहुत अधिक महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। अर्निस्ट नेस ने क्या दिया था, यहाँ पर डीप इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था, गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसमें अध्ययन ये किया जाता है कि किस प्रकार सभी प्रजातियों को समान मानते हुए प्रकृति का संरक्षण हम कर सकते हैं। इसलिए गहन पारिस्थितिकी का मुख्य विषय यह है कि हम पृथ्वी का एक हिस्सा हैं, न कि उससे अलग, कि मानव और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं हैं। जबकि सतही पारिस्थितिकी क्या मानती है, मानव अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों को अलग अलग मानती है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग नहीं मानती, दोनों को एक मानती है। इस प्रकार गहन पारिस्थितिकी क्या है, ये इकोसेंट्रिक है, नेचर सेंट्रिक है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, ये क्या है, इकोसेंट्रिक है, और या क्रांतिक प्रकृति केंद्रित दर्शन है, या क्रांतिक दृष्टिकोण है, क्रांतिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इसको रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने रेडिकल थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, रेडिकल थ्योरी, उसमें क्या रेडिकल ज्योग्राफी हमने पढ़ा था। तो उसमें उग्रवाद में क्या कहा गया कि जो मूल समस्या है, जो घेटोज की स्थिति, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंको, तब ही समानता आएगी। राइट,
इसमें क्या कहा गया कि पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंको। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि समानता तभी आएगी जब हम टोटली मानव को समान पौधे और प्रजाति या समान जीव जंतुओं के समान देखेंगे। उसको अगर सारे जीव जंतुओं से ऊपर रख देंगे तो वहाँ पर प्रकृति का विनाश तय है। इसलिए मानव को जो है थोड़ा सा नीचे लाओ, मानव ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, उसको इक्वल माना जाना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो नेचर से अलग नहीं है, वो अपने आप में कोई श्रेष्ठ नहीं है, राइट। तो ये इस प्रकार का ये क्रांतिक है, ये विचार ही क्रांति लाने वाला है, राइट। तो ऐसे ही जो रेडिकल ज्योग्राफी था वैसे ही ये रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं तो अंदर से ऐसे ऊर्जा आनी चाहिए कि यस, ये एकदम निस्वार्थ भाव की जो विचार है या विचारधारा है। सेलो इकोलॉजी, सतही पारिस्थितिकी की विचारधारा दर्शन अत्यधिक मानव केंद्रित है, क्योंकि ये मानव के लिए पृथ्वी का बचाने का प्रयास करता है कि मानव के लिए जो है पृथ्वी को बचाना है। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। वो इकोसेंट्रिक है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है। ये केवल मनुष्य के मनोरंजन आनंद के लिए वन्य क्षेत्रों के संरक्षण की बात करता है, परिरक्षण की बात करता है, राइट। जबकि सतही पारिस्थितिकी इस दृष्टिकोण में विश्वास करता है, जब मतलब सतही सेलो पारिस्थितिकी इस दृष्टिकोण में विश्वास करता है कि प्रकृति एवं मानव एक दूसरे से अलग अलग है, मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है, तो उसकी सुविधा के लिए सब नीचे हैं। तो मनुष्य की सुविधा के लिए बाकी सारी प्रजातियों का चाहे विनाश हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है या नहीं हो। मनुष्य की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, राइट। ये दृष्टिकोण क्या है? सतही है, छोटी विचारधारा है। सतही पारिस्थितिकी आंदोलन का उद्देश्य मात्र प्रदूषण तथा संसाधन रिक्तता मतलब रिसोर्स डिप्लीशन को रोकना है, कि संसाधन बने रहें ताकि मानव का जीवन चलता रहे, राइट, ताकि विकसित देशों में मानव के हितों की रक्षा की जा सके। बस यही इसकी क्या है? अप्रोच है। तो दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया, दोनों की विचारधारा इस प्रकार की है, आपने देख लिया होगा। डीप इकोलॉजी, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर कह सकते हो, प्रकृति का नियम, हाँ कह सकते हो, ठीक है। चलिए सर, इन दिनों क्लास कब आती है? इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। संजू कुमारी, नहीं आता तो पता ही नहीं चलता है। संजू, इसका नोटिफिकेशन आता है ना। आज वाली क्लास तो शायद सुबह ही लग गई थी, ठीक है। ये क्लास सुबह होनी थी, सुबह मैं नहीं ले पाया था। ये क्लास इसका जो है शेड्यूल सुबह ही लग गया था, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, इकोलॉजी शब्दावली किसने दी, कब दी, और इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, ओडम इसकी परिभाषा क्या देता है, उसके बाद में इसके प्रकार क्या क्या है, ठीक है। 3 4 5 प्रकार है, इसके प्रकार आपको देखने हैं। इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है इसको आपको देखना है, और उससे आगे जाएंगे तो इकोलॉजी में मूल कॉन्सेप्ट जो है, एक इकोलॉजिकल निश्चय है, पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, डीप इकोलॉजी क्या होती है, सतही पारिस्थितिकी क्या होती है, और साथ में ये सिन इकोलॉजी और ऑट इकोलॉजी क्या होती है। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आना तय है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसके कल तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में इसके हैंड रिटन नोट्स भी डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।